हिंदी के उत्कृष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में वरिष्ठ कथाकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी यात्रा। जयशंकर जी हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अगस्त का दिन है, दोपहर की शुरुआत। हवाओं में बारिश, उमस और धूप की उपस्थिति। बारिश होते होते रुक रही है। हमारी ट्रेन भी चलते चलते किसी निर्जन और जंगली इलाके में रुकती रही है। कुछ ही देर पहले साले कसा स्टेशन के करीब रुकी थी। घना जंगल, जंगल के ऊपर खड़ा पहाड़, पहाड़ पर गिरती बारिश। तभी अखबार बंद करते हुए एक बूढ़े आदमी ने खिड़की के पास बैठे हुए एक युवा आदमी से पूछा, आपको लगता है कि गाज़ा पट्टी के लोगों को अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा? 70 के आसपास की उम्र में खड़े हुए ये व्यक्ति घड़ियाँ सुधारते हैं। मोमिनपुरा में इनकी दुकान है। अपनी बिटिया को छोड़ने के लिए अंबिकापुर जा रहे हैं। खिड़की के पास बैठे हुए युवक ने काले रंग की पैंट और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी है। उसकी टाई का रंग आसमानी नीला है। उसका ब्रीफकेस धूसर रंग का। वो अंग्रेजी का एक जासूसी उपन्यास पढ़ रहा है जिसके कवर पर शैतान, सलीब, चाकू और भुतहा महल की तस्वीर है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? घड़ी साज ने दोबारा पूछा। मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं अंकल। बेटा, मैं युद्ध के बारे में पूछ रहा हूँ। ये सब एक ही बात है। अपनी बात को आधा अधूरा छोड़कर वो फिर उपन्यास पढ़ने लगा। मुझे लगा कि वो युवक घड़ी साज से बात ही नहीं करना चाह रहा है। जब वो कंपार्टमेंट में आया ही था कि उसने घड़ी साज के परिवार को अखबार में सिमटी हुई रोटियों, अचार और सलाद को निकालते हुए देख लिया था। उस बूढ़े की बिटिया ने अपना बुर्का उस जगह टांग रखा था जहां उस युवक का बैठना था। उसी सीट पर चिप्स का वो रैपर पड़ा था जिसे अभी अभी घड़ी साज की 7-8 बरस की नातिन ने खाया था। इन सबको देखते हुए युवक ने अपना मन बना लिया होगा कि उसके सहयात्री मामूली किस्म के जाहिल और गंवार लोग होंगे। उसकी निगाहें मेरी भी रंग छोड़ती पुरानी चप्पलों, बढ़ी हुई दाढ़ी और खादी के कुर्ते पर कुछ देर के लिए रुकी ही थी। हमारे 3 टायर कोच के कोने में 24-25 बरस की एक लड़की भी किताब पढ़ते हुए बैठी थी। प्रेमचंद्र की कहानियों की किताब है, एकदम नई। शायद अभी अभी ट्रेन में बैठने से पहले ही खरीदी गई होगी। क्या इसमें ईदगाह कहानी भी है? मैंने पूछा। इसमें नहीं है, हमारे कोर्स में थी। क्या पढ़ रही हैं आप? कॉलेज छोड़ दिया है। मेरे पिता टेलर हैं, उनके काम में हाथ बटाना पड़ता है। कहाँ जाना है आपको? बिलासपुर। एक शादी के कपड़ों को सिलने का ऑर्डर मिला है, उस परिवार से मिलने जा रही हूँ। ये रेल की यात्राओं में ही होता है, अलग अलग तरह के लोगों का मिलना जुलना, कुछ देर और दूरी के बाद अलग हो जाना, घंटों की जान पहचान। किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रहता है। हम किसी से भी उसकी नौकरी जान लेते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका शहर और परिवार, उसकी रुचियाँ और बीमारियाँ। शायद ये सब ऐसा सब बरसों से चला आ रहा होगा और बरसों तक चलता रहेगा। राजनंदगांव स्टेशन आया। प्लेटफॉर्म पर बरसों पुराने आम और अशोक के पेड़ खड़े हैं। 4-5 स्त्रियां हमारे कंपार्टमेंट में चली आई हैं। इनके हाथों में बांस से बुनी हुई टोकरियां हैं। उन्होंने इसी इलाके की हथकरघे से बुनी गई साड़ियों को पहन रखा है। सबके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां हैं और पैरों में पैजाब। ये औरतें खिलखिलाकर हंस रही हैं, अपनी भाषा में तेज़ आवाज़ में कुछ कुछ कहे जा रही हैं। किताब पढ़ते हुए युवक के चेहरे पर झुंझलाहट, शिकायत उतर आई है। इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये रिजर्व कंपार्टमेंट है। औरतें सहम गई हैं, चुपके चुपके बाथरूम की तरफ बढ़ रही हैं। अब वहाँ से उनकी आवाज़ें और हंसी यहाँ तक आ रही है। छत्तीसगढ़ी भाषा का कोई वाक्य, कोई शब्द जो इस इलाके में आते ही सुनाई देने लगता है। मेरी माँ अपनी बातों में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया करती थी। ये शायद यहीं के शब्द होंगे। मेरी बड़ी बहन की शादी इसी इलाके में हुई थी। वे अपने आखिरी क्षणों तक इसी इलाके में रही थी। अपनी उस पहली संतान की खातिर अम्मा को इस इलाके में कई बार रहना पड़ा था। ये सब बिना टिकट के चढ़ी होंगी, युवक कह रहा है। आपको कैसे पता है? घड़ी साज पूछ रहा है। उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगा, घड़ी साज बोला। मुझे भी।
उस युवा लड़की ने कहा। मैं इस इलाके में सालों से आ रहा हूँ। आप आ रहे होंगे, लेकिन युवक अपनी किताबों पर लौट आया है। शायद सोच रहा है कि वो क्यों इन मामूली लोगों से उलझ रहा है। ना जाने किस हैसियत के लोग होंगे। अच्छी औकात के होते तो उसकी बात से ज़रूर सहमत होते। ये भी नहीं जान रहे हैं कि इतना खुलकर हंसने वाली औरतों का स्तर कैसा होगा। हो सकता है इस युवक को AC 2 टायर में जगह नहीं मिली होगी। वो विवशता में यहाँ चला आया होगा। इस तरह की यात्रा का उसका अनुभव नहीं होगा। ये भी सच है कि मामूली लोगों को सलीके से उठना बैठना, कहना सुनना या खाना पीना नहीं आता है। इन लोगों के कपड़ों, जूतों और शरीरों से पसीने की दुर्गंध आती रहती है। इनके पास दूसरों की प्राइवेसी का एहसास नहीं होता है और ना ही दूसरों की स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा का कोई ख्याल। मामूली लोग हर तरह से मामूली लोग ही बने रहते हैं। भिलाई स्टेशन पर अभी अभी चढ़ी औरतें TT के साथ हमारे कंपार्टमेंट के बाजू में बैठ गई हैं। अब उनकी खिलखिलाती हंसी, चूड़ियों की खनखनाहट और स्थानीय भाषा का स्वर हमारे और करीब आ गया है। घुंघराले बालों वाला TT उनके बीच चाय का पेपर कप लिए हुए बैठा हुआ है। ये रिजर्व कंपार्टमेंट है। उस युवक ने TT से कहा। ये लोग भाटापारा तक जा रही हैं, वहाँ मजदूरी करती हैं। TT कह रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इन लोगों का रिजर्वेशन है। अपनी बात को युवक ने अंग्रेजी में कहा। TT चुप है, अपना चार्ट देख रहा है। मैं चाहूँ तो कंडक्टर से शिकायत कर सकती हूँ। वो युवक अंग्रेजी में अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। उन औरतों का बोलना, हंसना शुरू है, लेकिन अब उनकी आवाज़ कम है। कितने खुश लग रहे हैं ये लोग, घड़ी साज कह रहा है। मैं भी यही सोच रही थी, युवा लड़की ने कहा। इन बातों से मेरा और ज़्यादा ध्यान इन औरतों पर गया है। वे सब खुश नज़र आ रही हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त, अपने आसपास से उदासीन। उनकी इतनी सी लेकिन अपनी सी दुनिया मेरे भीतर उनके जीवन के प्रति ईर्ष्या जगा रही है। रायपुर स्टेशन घूर रहा है। हाल ही में ये शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी बना है। स्टेशन के परिसर में नए नए होटलों के इश्तिहार नज़र आ रहे हैं। स्टेशन भी बहुत ज़्यादा बदलाव लिए हुए है। चमक दमक बढ़ी है। बहुत कुछ बनावटी सा, गैर ज़रूरी और तर्कहीन जान पड़ता है। जैसे इतने सारे विज्ञापन, इतना ज़्यादा सरकारी कामों का प्रचार प्रसार, इतना ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग। क्या हम पर्यावरण को लेकर एकदम ही उदासीन नहीं हो गए हैं? अब छत्तीसगढ़ की यात्राओं में उन जंगलों को गैर हाजिर पाता हूँ जिनको कॉलेज के दिनों में देखकर मन झूम जाया करता था। घने जंगलों का लंबा सा सिलसिला ट्रेन की खिड़की से नज़र आता रहता था। दारे कसा और साले कसा के बीच का इलाका कुछ इतना ज़्यादा हरा भरा सा, घना घना सा महसूस होता था कि ट्रेन से उतरकर वहीं कुछ समय बिताने की लालसा जाग उठती थी। आपने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब भी पढ़ी होगी? घड़ी साज पूछ रहे हैं। ये किताब ही इस कहानी को शामिल देखकर खरीदी है। गोंदिया स्टेशन पर खरीदी है। मैंने कभी इसका उर्दू में अनुवाद पढ़ा था। इनको अभी भी लोग पढ़ते रहते हैं, लड़की कह रही है। आप भी लिखती हैं? थोड़ा बहुत कविता लिखने की कोशिश कर रही हूँ। घड़ी साज अपनी नातिन को उस युवा लड़की के कवि होने की बात बता रहे हैं। उस युवक ने उड़ती निगाहों से उस युवा लड़की की तरफ देखा है। मैं भी उस युवा लड़की को देख रहा हूँ। सांवला सा गोल चेहरा है उस लड़की का, बड़ी बड़ी आँखें चश्मा पहनने से और ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही हैं। मैंने बनारस के पास का प्रेमचंद का लमही का घर देखा है, मैं बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं? लड़की ने पूछा। पत्रकार था। अब क्या करते हैं? रिटायर होने के बाद से फ़ोटोग्राफी करने लगा हूँ। ये कैमरा इसीलिए साथ है। मैनपाट जा रहा हूँ। अंबिकापुर ज़िले में एक पहाड़ी जगह है, वहीं तिब्बती लोग भी रहते हैं। मेरे एक पत्रकार दोस्त उन पर किताब लिख रहे हैं। मैं ये सब क्यों कह गया? क्या मैं भी उस युवक की तरह इन मामूली लोगों से खुद को कुछ अलग, कुछ विशेष और असामान्य होने को समझने की भूल तो नहीं कर रहा हूँ? इस तरह का ओछापन हमारे ना चाहते हुए भी अवचेतन में उतर आता है। वहाँ आलू की खेती होती है, घड़ी साज बता रहे हैं। आप वहाँ गए हैं? अंबिकापुर में मेरी इस लड़की की ससुराल है, वहाँ आना जाना लगा रहता है। मैं बचपन में वहाँ गई थी। वहाँ देखे गए सरई के पेड़ों की कतारों की याद है मुझे। वो युवा लड़की बचपन में देखे गए मैनपाट के बारे में बता रही है।
बरसों पहले जब तिब्बत के लोगों ने अपना देश छोड़ा था, तभी वे भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में आकर बस गए थे, अपने पहाड़ों की याद में भी। मैनपाट उन इलाकों में से एक रहा है। टूरिस्ट प्लेस है, पहाड़ पर होने से मौसम ठंडा बना रहता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव नज़र आता है उस इलाके में, और आदिवासी संस्कृति का भी। भाटापारा स्टेशन पर ये सूट पहना हुआ वो युवक और वे 4-5 औरतें उतर गई हैं। अगस्त की दोपहर अपनी ऊंचाइयों पर है, मटमैले आसमान में खड़ा सूरज, उमस बढ़ी हुई, बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है। मेरी अपनी बोतल का पानी खत्म हो गया है। प्लेटफॉर्म पर पीने का पानी बेच रहे किसी को खोज ही रहा हूँ कि घड़ी साज के हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया है। हमारे पास 4-5 बोतलें हैं, 2-3 घंटों में स्टेशन आ जाएगा। उनकी नातिन मेरी बोतल में पानी डाल रही है। आपका नाम क्या है? कनीज़ा। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 3री में हूँ। घड़ी साज बताने लगे हैं कि उनका दामाद बीमार चल रहा था। अभी वो इलाज की खातिर नागपुर में भर्ती है। उनकी बेटी बहुत दिनों के बाद ससुराल जा रही है, जहाँ उसका बड़ा बेटा अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। हर कोई ज़िंदगी की मुश्किलों से घिरा रहता है, मैंने कहा। अल्लाह की सब पर मेहरबानी बनी रहती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। सूट पहना हुआ वो लड़का आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा था? युवा लड़की ने मुझसे पूछा। वो थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही सिर फिरा था, घड़ी साज ने हंसते हुए कहा। यात्रा में तरह तरह के लोगों से सामना पड़ता है, मैंने कहा। बाद में उस उतर गए युवक को लेकर घड़ी साज और उस लड़की के बीच बातचीत होती रही। मैं कुछ देर सोना चाह रहा था। ऊपर की बर्थ खाली थी। घड़ी साज भी शायद कुछ देर आराम करना चाह रहे थे। ट्रेन की खिड़की से आती धूप और रोशनी बढ़ी हुई जान पड़ती थी। ये सब कुदरत का कमाल है बेटी। वो सदियों से कितने सारे अलग अलग लोगों को इस ज़मीन पर उतारती रहती है, घड़ी साज कह रहे हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझ पाता है। मैं खुद बहुत लापरवाह रहा हूँ। घड़ी साज भी आराम के लिए ऊपर की बर्थ पर चढ़ने लगे। उनकी बिटिया और नातिन भी दोपहर की नींद के लिए बढ़ रहे थे। समूचा कंपार्टमेंट ही थका थका सा उनींदा जान पड़ रहा था। पंखों की आवाज़ें थीं, रेल के पहियों के आगे बढ़ने की आवाज़ें थीं। युवा लड़की अपनी किताब पर लौट गई थी, प्रेमचंद्र की उन कहानियों पर जो बरसों पहले लिखी गई थीं, और आज भी उन कहानियों को पढ़ा जा रहा है। अपनी बर्थ पर लेटे लेटे मैं प्रेमचंद्र के लम्हे के उस घर को याद करने लगा था जिसे अपनी युवावस्था में देखा था। यात्रा, कोई भी यात्रा, छोटी सी भी यात्रा हमारे मन को कितना ज़्यादा भर जाती है। यात्रा में हम अपने सामान्य जीवन से अलग थलग कितना कुछ नया जी लेते हैं। मुझ पर दोपहर की नींद चढ़ रही है, और नींद में जाते जाते मुझे उन औरतों की हंसी और मुस्कुराहट याद आ रही है जो राजनंद गांव में हमारे कंपार्टमेंट में चढ़ाई थीं। मैं नींद के भीतर जाने लगा हूँ। मैं यात्रा कर रहा हूँ। अगस्त की दोपहर है, और गर्मी, उमस और थकान और यात्रा से बनती हुई दोपहर भी। अंबिकापुर स्टेशन पर उतरकर किसी जीप से मैनपाट के लिए निकलना होगा। वहीं एक टूरिस्ट बंगले में मेरे पत्रकार दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वे कलकत्ता से आए हुए हैं। आज हम दोनों के साथ ही यात्राओं की थकान बनी रहेगी। मैं कल से मैनपाट में रह रहे तिब्बती लोगों के जीवन की तस्वीरें खींचना शुरू करूँगा। ये भी मेरे लिए एक यात्रा ही होगी, नई, अजनबी और अलग सी यात्रा। ऐसा बहुत कुछ जिसे मैंने अपनी 65 बरस की उम्र तक नहीं जाना है। यात्रा हमारे लिए ये भी कर जाती है, किसी नई दुनिया की खिड़की खोल देती है। आज की ही बात है, मैं जब तुमसर में ट्रेन के कंपार्टमेंट में आया ही था कि मैंने घड़ी साज को अपनी नातिन की नूह के वक्त आए समुद्री तूफान के बारे में, नूह को जहाज़ और कबूतरों के बारे में एक किस्सा सुनाते हुए देखा था। बाद में मैं भी उनको सुनने लगा। वो कहानियों किस्सों की एकदम अलग सी दुनिया थी। अभी ट्रेन में अपने उनीदेपन के बीच मैं बरसों पहले के उस समुद्री बाढ़ को देख रहा हूँ। मैं अपने आज को देख रहा हूँ। मैं अपने कल को देख रहा हूँ। ट्रेन कहीं रुकी है। बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। उस युवा लड़की के अलावा सभी यात्री नींद या उनीदेपन के साथ बने हुए हैं। वो लड़की प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रही है, पता नहीं कौन सी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी यात्रा। ये कहानी भिलाई से निकलने वाली मासिक पत्रिका कृति बहुमत में प्रकाशित हुई है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।